मध्य भारत के बिल्कुल बीचों बीच एक ऐसी जगह है जहां सर्दियों में पाला और कभी-कभी तो बर्फ तक जमती है। जो कि सुनने में काफी अजीब लगता है। बिल्कुल। मतलब घने जंगलों और कोयला खदानों के ठीक बगल में दुनिया का सबसे पुराना थिएटर छिपा है और जहां की नदियों की रेत में आज भी सोने के कण बहते हैं। सही कहा। अक्सर जब हम भूगोल की बात करते हैं तो दिमाग में बस कुछ लकीरें, नक्शे और एकदम सूखी हुई जानकारी आती है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे किसी बेजान पत्थर का विश्लेषण हो रहा हो। लेकिन आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा का जो विषय है, छत्तीसगढ़ का भूगोल और उसके भौतिक विभाग, ये इन सभी धारणाओं को तोड़ने वाला है। एकदम। ये सोचना बहुत आम है कि भूगोल सिर्फ सीमाओं या पहाड़ों की ऊंचाइयों का एक अकादमिक विज्ञान है। लेकिन जब इन आंकड़ों के पीछे छिपी भौतिक विज्ञान की प्रक्रियाओं को समझा जाता है तो भूगोल दरअसल वो रंगमंच बन जाता है जिस पर इतिहास, संस्कृति और पूरी अर्थव्यवस्था का नाटक खेला जाता है। ओह वाह! मतलब अगर इस मंच की बनावट या उसकी मिट्टी का रसायन थोड़ा सा भी बदल जाए तो वहां रहने वालों की पूरी कहानी ही बदल जाती है। और यही हमारी आज की इस चर्चा का मिशन भी है। हमारे सामने जो स्रोत हैं वो सिर्फ एक राज्य के नक्शे को नहीं समझा रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि कैसे करोड़ों साल पुरानी चट्टानों ने आज की प्रेम कहानियों, वहां के उद्योगों और तिब्बती शरणार्थियों के जीवन को आकार दिया है। बिल्कुल। किसी भी जिज्ञासु दिमाग के लिए ये समझना बेहद जरूरी है कि जमीन के नीचे दबी हलचलें जमीन के ऊपर के जीवन को कैसे चलाती हैं। तो स्रोत इस भूगोल को कैसे बांटते हैं? अगर पूरे राज्य के भौगोलिक स्वरूप को एक सिंहावलोकन के तौर पर देखा जाए तो स्रोत इसे मुख्य रूप से 4 भौतिक विभागों में बांटते हैं। अच्छा, 4 हिस्से हैं। हाँ, सबसे बड़ा हिस्सा महानदी बेसिन का है, जो एक विशाल कटोरे की तरह राज्य के लगभग आधे हिस्से को घेरता है, करीब 50.34%। यानी सबसे बड़ा हिस्सा। बिल्कुल। फिर दक्षिण की तरफ दंडकारण्य का घना और रहस्यमयी पठार है, जो 28.91% है। ठीक है। लेकिन आज की हमारी चर्चा के केंद्र में राज्य का उत्तरी और उत्तर पूर्वी हिस्सा रहेगा। ओके। यानी पूर्वी बघेलखंड का पठार, जो 16.16% है, और उससे लगा हुआ सबसे छोटा लेकिन भौगोलिक रूप से सबसे विद्रोही हिस्सा जशपुर सामरी पाट प्रदेश, जो सिर्फ 4.59% है। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। महानदी के उस बड़े मैदानी कटोरे से निकलकर अगर हम सीधे उत्तर की तरफ पूर्वी बघेलखंड के पठार पर नजर डालें तो ये राज्य का एक बड़ा और बेहद अहम हिस्सा है। हाँ, 21,883 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका। सही। स्रोत इसे सीधे तौर पर राज्य का एनर्जी बैंक या ऊर्जा का भंडार कहते हैं और इसका पूरा श्रेय जाता है वहां मौजूद गोंडवाना क्रम की चट्टानों को। अब सवाल यह है कि ये गोंडवाना चट्टानें अचानक से ऊर्जा का बैंक कैसे बन गई? देखिए, इस एनर्जी बैंक के बनने की प्रक्रिया रातों रात नहीं हुई है। गोंडवाना चट्टानों के इतिहास को समझने के लिए हमें आज से लगभग 25 से 30 करोड़ साल पीछे जाना होगा। 25 करोड़ साल? बाप रे! हाँ, उस समय ये पूरा क्षेत्र घने, विशालकाय और दलदली जंगलों से ढका हुआ था। फिर धरती के भीतर हलचल हुई, टेक्टोनिक प्लेट्स खिसकी और वो सारे जंगल जमीन के भीतर गहरी खाइयों में दब गए होंगे। बिल्कुल। जो जंगल कभी सूरज की रोशनी में सांस लेते थे, वो अचानक धरती के अंधेरे में दफन हो गए और यहीं से असली रसायन विज्ञान शुरू होता है। मतलब कार्बन वाला हिस्सा? हाँ, लाखों करोड़ों सालों तक उन दबे हुए जंगलों पर ऊपर की मिट्टी और चट्टानों का भारी दबाव पड़ता रहा। धरती के अंदर की भीषण गर्मी और उस भयानक दबाव ने ऑक्सीजन की कमी वाले माहौल में उस जैविक लकड़ी को कार्बन में बदलना शुरू कर दिया। ओह, तो ये समय और दबाव का खेल है। समय, तापमान और दबाव, इसी अचूक फॉर्मूले ने उन प्राचीन पेड़ों को आज के कोयले में तब्दील किया है। यही कारण है कि पूर्वी बघेलखंड का ये पूरा क्षेत्र, जिसमें सरगुजा, कोरिया और सूरजपुर जैसे इलाके आते हैं, आज कोयले के विशाल और समृद्ध भंडार पर बैठा है। ये तो बिल्कुल एक प्राकृतिक फिक्स डिपॉजिट की तरह हुआ। एकदम सही तुलना है। मतलब प्रकृति ने करोड़ों सालों तक इस कार्बन को जमीन के लॉकर में बड़ी खामोशी से जमा किया और आज उसी फिक्स डिपॉजिट का इस्तेमाल हमारे आधुनिक उद्योग, कारखाने और बड़े बड़े बिजली घर कर रहे हैं। बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि इस इलाके की जलवायु उप आर्द्र मानसूनी है और आधी से ज्यादा जमीन आज भी घने जंगलों से ढकी है, जिसमें मुख्य रूप से साल के पेड़ पाए जाते हैं। हाँ, और उरांव और कोल जनजातियां यहाँ मुख्य रूप से निवास करती है।
लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास भी नजर आता है। एक तरफ ये इलाका राज्य को सबसे ज्यादा ऊर्जा दे रहा है, लेकिन दूसरी तरफ स्रोतों में ये भी स्पष्ट लिखा है कि इस क्षेत्र में परिवहन और संचार का विकास बहुत धीमा रहा है। सही बात है। ऐसा क्यों है कि जिस इलाके में सबसे ज्यादा कोयला है, वहीं सड़कें और रेलवे लाइन बिछाना सबसे मुश्किल काम है? क्या इसका कारण वहाँ की भौगोलिक स्थिति है? अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो ये भूगोल के एक दोहरे चरित्र को दर्शाता है। भूगोल जो संसाधन देता है, उसकी कीमत भी वसूलता है। बिल्कुल, उन तक पहुंचने की एक भारी कीमत वसूलता है। पूर्वी बघेलखंड का पठार कोई समतल मैदान नहीं है। यहाँ सोन और गंगा नदियों का अपवाह तंत्र है। अच्छा। इन नदियों और इनकी सहायक नदियों ने लाखों सालों से इस पठार को काट काट कर गहरी घाटियों और बीहड़ खाइयों में बदल दिया है। इसके अलावा यहाँ देवगढ़ जैसी चोटियां हैं जिनकी ऊंचाई 1033 मीटर से भी ज्यादा है। इसका मतलब है कि वहाँ का लैंडस्केप या स्थलाकृति बहुत उबड़-खाबड़ है। हाँ, और यही सबसे बड़ी चुनौती है। जब कोई सड़क या रेलवे लाइन बिछानी होती है तो इंजीनियरों को इन गहरी नदियों, खड़ी पहाड़ियों और घने साल के जंगलों का सामना करना पड़ता है, जो कि बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल और महंगा भी। हर कुछ किलोमीटर पर पुल बनाना या पहाड़ों को काटना आर्थिक रूप से भारी पड़ता है और वहाँ के नाजुक पर्यावरण के लिए भी खतरनाक है। सही बात है। तो हालांकि यहाँ से कुछ नेशनल हाईवे गुजरते हैं, लेकिन समग्र रूप से आधारभूत ढांचे का विकास एक भौगोलिक चुनौती बना रहता है। तो भूगोल ही अर्थव्यवस्था का इंजन है और भूगोल ही उसकी स्पीड लिमिट भी तय करता है। एकदम सटीक बात कही आपने। यहाँ पर बहुत सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अक्सर जब हम कोयला खदानों या भारी उद्योगों की बात करते हैं तो हमारा पूरा ध्यान सिर्फ अर्थशास्त्र पर टिक जाता है। जाहिर है। ऐसा लगने लगता है जैसे ये इलाका सिर्फ मशीनों और खदानों के लिए बना है। लेकिन पूर्वी बघेलखंड का ये क्षेत्र सिर्फ पत्थरों और कोयले के लिए नहीं जाना जाता। बिल्कुल नहीं। अगर हम नक्शे में सरगुजा की तरफ रामगढ़ की पहाड़ियों को देखें, जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का ही एक हिस्सा है, तो वहां एक बिल्कुल अलग ही दुनिया नजर आती है। स्रोत बताते हैं कि ये इलाका इंसानी इतिहास के सबसे पुराने थिएटर का घर है। यहाँ जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये है कि रामगढ़ की पहाड़ियाँ अपने आप में एक पूरा सांस्कृतिक ब्रह्मांड समेटे हुए हैं। वाह! जब इन गुफाओं के बारे में दुनिया को पता चला तो इतिहासकारों के लिए ये किसी खजाने के मिलने जैसा था। और इनमें जो सबसे ज्यादा मशहूर है वो है सीता बेंगरा गुफा। हाँ। ऐतिहासिक और पुरातात्विक नजरिए से इसे विश्व की सबसे प्राचीन नाट्यशाला यानी दुनिया का सबसे पुराना थिएटर माना जाता है। जरा सोचने वाली बात है, लगभग 200 ईसा पूर्व। 200 ईसा पूर्व? हाँ, जब दुनिया के कई हिस्सों में सभ्यताएं अभी ठीक से आकार भी नहीं ले रही थीं, तब भरत मुनि ने इसी जगह पर बैठकर नाट्यशास्त्र जैसे महान ग्रंथ की रचना की थी। कमाल है। प्राचीन काल में यहाँ बाकायदा सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे और कालिदास ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ मेघदूतम में इस जगह की सुंदरता से अभिभूत होकर इसे स्वर्ग का द्वार तक कह दिया था। स्वर्ग का द्वार। और सिर्फ सीता बेंगरा ही नहीं, इसके ठीक बगल में जोगीमारा की गुफा भी मौजूद है। हाँ, जोगीमारा की गुफा। ये गुफा और भी ज्यादा काव्यात्मक है। मैं स्रोतों में पढ़ रहा था कि इस गुफा की दीवारों पर मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में एक पूरी प्रेम कहानी उकेरी गई है। बिल्कुल, ये कहानी है एक नर्तक देवदत्त और एक नर्तकी सुतनुका की। सोचिए, हजारों साल पहले की प्रेम कहानी आज भी उन पत्थरों पर जिंदा है। इसके अलावा यहाँ एक हाथीपोल गुफा भी है जिसे सीताकुंड भी कहते हैं। और वो इतनी विशाल है कि उसके अंदर से एक पूरा हाथी आसानी से आर पार जा सकता है। सच में? एक हाथी? हाँ, बिल्कुल। लेकिन इन सब जानकारियों को पढ़ते हुए मेरे दिमाग में एक बहुत ही बुनियादी सवाल आ रहा है। क्या? आज के समय में हम देखते हैं कि कला, थिएटर और सांस्कृतिक केंद्र हमेशा बड़े शहरों, नदियों के किनारे या व्यापारिक मार्गों पर बसते हैं। तो फिर आधुनिक चकाचौंध से मीलों दूर इन बीहड़ जंगलों और ऊबड़ खाबड़ कोयले वाली पहाड़ियों के बीच दुनिया का सबसे पुराना थिएटर कैसे और क्यों पनपा? क्या उस समय ये कोई प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र रहा होगा? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है और इसका जवाब फिर से भूगोल में ही छुपा है। आज हम शहरों को सड़कों और इंटरनेट के नजरिए से देखते हैं। हाँ। लेकिन प्राचीन दुनिया में एकांत और सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता हुआ करती थी। रामगढ़ की पहाड़ियों में मौजूद बलुआ पत्थर यानी सैंडस्टोन। हाँ, सैंडस्टोन। वो प्राकृतिक रूप से पानी और हवा द्वारा इस तरह से कट गए थे कि वहां विशाल और सुरक्षित गुफाएं बन गईं।
तो क्या सिर्फ सुरक्षित होने की वजह से वहां थिएटर बन गया? सुरक्षा एक पहलू था, लेकिन असली जादू वहां के भौतिक विज्ञान में था, खासकर वहां की ध्वनि की, यानी अकॉस्टिक्स में। अच्छा। सीताबेंगरा गुफा की बनावट एक अर्धचंद्राकार एम्फी थिएटर जैसी है। जब कोई उस गुफा के अंदर बोलता है या गाता है तो ध्वनि तरंगें बलवा पत्थर की दीवारों से टकराकर एक विशेष तरीके से गूंजती हैं। ओह वाह, मतलब बिना किसी माइक के? बिल्कुल बिना माइक के। ये प्राकृतिक बनावट आज के आधुनिक ऑडिटोरियम के स्पीकर्स और साउंड रिफ्लेक्टर्स का काम करती थी। कमाल की बात है। मंच की आवाज दूर बैठे दर्शकों तक बिल्कुल साफ पहुंच सकती थी। प्रकृति ने खुद हवा और पानी के जरिए उस पत्थर को एक परफेक्ट ऑडिटोरियम के रूप में तराश दिया था। ये तो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। प्रकृति ने सिर्फ कोयला ही नहीं बनाया, बल्कि पत्थरों को तराश कर कला का कैनवास भी तैयार कर दिया। हाँ बिल्कुल। खदानों के शोर और प्राचीन कला की शांति के इस विरोधाभास को समझने के बाद चलिए अब एक ऐसे भौगोलिक क्षेत्र की तरफ चलते हैं जो पूर्वी बघेलखंड से एकदम अलग है। जशपुर, सामरी पाठ प्रदेश। जी हाँ, ये एक ऐसी जगह है जो है तो मध्य भारत के छत्तीसगढ़ का हिस्सा, लेकिन वहां पहुंचकर ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ठंडे पहाड़ी राज्य में कदम रख दिया हो। अगर आंकड़ों की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ के भौतिक विभागों में सबसे छोटा है, सिर्फ 4.59% हिस्सा। लेकिन सबसे छोटा होने के बावजूद ये राज्य का सबसे ऊंचा और सबसे विशिष्ट क्षेत्र है। ये जो शब्द है पाठ, ये बहुत बार आता है स्रोतों में। आमतौर पर जब हम पहाड़ों की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक त्रिकोण जैसी चोटी आती है। हाँ, जैसे एवरेस्ट। बिल्कुल, लेकिन स्रोत बताते हैं कि पाठ का मतलब बिल्कुल अलग होता है। सही पहचाना। पाठ का शाब्दिक अर्थ है एक ऐसा पहाड़ जिसका ऊपरी हिस्सा नुकीला न होकर बिल्कुल सपाट हो। अच्छा, फ्लैट टॉप्ड हिल? हाँ। तो इसे समझने के लिए हम एक विशाल प्राकृतिक रूफटॉप गार्डन का उदाहरण ले सकते हैं। एकदम सही एनालॉजी है। मतलब इंसान नीचे से पहाड़ की चढ़ाई करता है, पसीना बहाता है, लेकिन जब वो सबसे ऊपर पहुंचता है तो उसे कोई चोटी नहीं मिलती, बल्कि पहाड़ के एकदम ऊपर एक बहुत बड़ा समतल मैदान मिल जाता है। एकदम अलग दुनिया। हाँ, लेकिन ये चमत्कारी बनावट पैदा कैसे हुई? अभी तक तो हम गोंडवाना के जंगलों की बात कर रहे थे। इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है और यहीं पर भूगर्भ विज्ञान अपना गियर बदलता है। पूर्वी बघेलखंड में जहां गोंडवाना चट्टानें थीं, वहीं इस पाठ प्रदेश में हमें दक्कन ट्रैप की चट्टानें मिलती हैं। दक्कन ट्रैप? हाँ, दक्कन ट्रैप का मतलब है ज्वालामुखी का इतिहास। करोड़ों साल पहले धरती के गर्भ से विशाल दरारों के जरिए उबलता हुआ लावा बाहर निकला। ओके। ये लावा पानी की तरह बहकर बहुत बड़े इलाके में फैल गया और ठंडी होकर चट्टान की एक मोटी सपाट चादर बन गया। अच्छा, तो क्योंकि लावा पानी की तरह बहकर समतल हो गया था, इसलिए ऊपर की सतह सपाट हो गई। बिल्कुल। और फिर लाखों सालों तक हवा और बारिश ने इस सपाट चट्टान के किनारों को काटा, जिससे ये आज के पाठ बन गए। और इसी लावा के कारण यहाँ की चट्टानों में बॉक्साइट खनिज का विशाल भंडार पाया जाता है, जो एल्यूमिनियम बनाने के काम आता है। तो इस भूगर्भीय बदलाव ने इस पूरे क्षेत्र का मौसम भी बदल दिया। पूरी तरह से। इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण है मैनपाट। हाँ, जिसे छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। बिल्कुल। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 1100 मीटर से भी ज्यादा है। मैं पढ़ रहा था कि यहाँ सर्दियों में तापमान इतना गिर जाता है कि कभी-कभी पाला जम जाता है, जिसे फ्रॉस्ट कहते हैं। हाँ, एकदम सफेद चादर बिछ जाती है। ये विचार ही अपने आप में कितना हैरान करने वाला है। मध्य भारत के एक राज्य में, जिसे आमतौर पर लोग भीषण गर्मी से जोड़ते हैं, वहां बर्फ जम रही है। और सिर्फ मौसम ही नहीं, यहाँ की संस्कृति भी बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग है। ये सांस्कृतिक बदलाव 1962 के ऐतिहासिक घटनाक्रम से जुड़ा है। तिब्बती शरणार्थियों वाला। हाँ, जब तिब्बत पर संकट आया तो भारत सरकार ने तिब्बती शरणार्थियों को बसाने के लिए जगहें खोजी। मैनपाट की ठंडी जलवायु और ऊंचे पठार का शांत वातावरण उनके लिए सबसे उपयुक्त माना गया। और आज वहां जाने पर भव्य तिब्बती मंदिर और प्रार्थना के रंग बिरंगे झंडे दिखते हैं। इसके अलावा मांड नदी का उद्गम भी इसी मैनपाट से होता है, जो आगे चलकर सरभंजा जलप्रपात का निर्माण करती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर सिर्फ ज्वालामुखी के लावा से बनी इन सपाट चोटियों पर इतनी हरियाली कैसे मुमकिन है? इस सवाल का जवाब मिट्टी के रसायन विज्ञान में छिपा है। एक खास प्रक्रिया होती है जिसे लीचिंग या निक्षालन कहते हैं। अच्छा। जब हम दक्कन ट्रैप में आते हैं तो यहाँ हमें लेटराइट मिट्टी मिलती है। पाठ प्रदेशों की ऊंचाई के कारण यहाँ बारिश बहुत ज्यादा होती है
औसतन 172 सेंटीमीटर तक। अगर इतनी भारी बारिश होती है तो क्या पहाड़ के ऊपर की सारी उपजाऊ मिट्टी बहनी जानी चाहिए? सामान्य पहाड़ों पर ऐसा ही होता है, लेकिन पाठ प्रदेश तो समतल है। ओह हाँ। यहाँ भारी बारिश का पानी मिट्टी के ऊपर तो गिरता है, लेकिन सपाट होने के कारण वो तुरंत नीचे नहीं बहता। इसके बजाय पानी धीरे धीरे मिट्टी के अंदर रिसने लगता है। इस रिसने की प्रक्रिया में मिट्टी के अंदर मौजूद सिलिका पानी के साथ बहकर गहराई में चले जाते हैं। पीछे जो बचता है वो है लोहे और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, जो बॉक्साइट बनाता है। बिल्कुल। यही कारण है कि ये मिट्टी ईंट की तरह लाल और कठोर होती है। ये तो प्रकृति की एक बहुत ही जटिल छलनी यानी फिल्टर की तरह काम कर रहा है। ठीक कहा। ये लेटेराइट मिट्टी थोड़ी अम्लीय होती है और इसमें पानी रुकता नहीं है, बल्कि रिस कर निकल जाता है। और यही वो आदर्श स्थिति है जो सेब, चाय, लीची और आलू जैसी बागवानी फसलों के लिए चाहिए होती है। जड़ों को पानी भी मिले, लेकिन पानी जमा होकर उन्हें सड़ाए भी नहीं। कमाल का विज्ञान है। इसी वजह से मैनपाट और आसपास के पाट प्रदेशों में ऐसी खेती मुमकिन हो पाई है। ये तो पूरी तरह से एक अलग इकोसिस्टम बन गया है। अब इसी इकोसिस्टम के थोड़ा और गहराई में चलते हैं, क्योंकि पाट प्रदेश सिर्फ मैनपाट तक सीमित नहीं है। हाँ, इसमें सामरी पाट भी है, जिसे ऊपरी घाट कहा जाता है। और यहीं पर छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा है, जिसकी ऊंचाई 1225 मीटर है। बिल्कुल। और फिर एक पंडरा पाट भी आता है, जिसे छत्तीसगढ़ का बगीचा कहा जाता है। इन अलग अलग पाटों की विशेषताएं वाकई हैरान करती हैं। जैसे जशपुर पाट के पास लुडेग नाम का एक क्षेत्र है। वहां टमाटर का उत्पादन इतने भारी पैमाने पर होता है कि उसे टमाटर की राजधानी कहा जाता है। हाँ, और उसे के पास लोरो घाटी है, जो अपने खूबसूरत फूलों के लिए मशहूर है। लेकिन इन सब के बीच मुझे एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। कैसा विरोधाभास? एक तरफ हम फूलों, चाय के बागानों और टमाटरों की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ यही पाट प्रदेश जंगली वन्य जीवों से भरा पड़ा है। यहाँ हाथियों की इतनी बहुतायत है कि इसे एलिफेंट रिजर्व में शामिल किया गया है, जैसे बादलखोल अभयारण्य। और जशपुर की ही तपकरा इलाके को छत्तीसगढ़ का नागलोक कहा जाता है, सांपों की वजह से। तो एक ही जगह पर दक्कन ट्रैप का भारी खनन, टमाटर की खेती और हाथियों का रिजर्व, ये सब एक साथ कैसे संतुलन बना रहे हैं? ये टकरा क्यों नहीं रहे? इसका रहस्य यहाँ की सीढ़ी नुमा स्थलाकृति या स्टेप लाइक टोपोग्राफी में है। सीढ़ी नुमा? हाँ, सामरी पाट, जशपुर पाट, मैनपाट, ये सभी एक ही ऊंचाई पर नहीं है। प्रकृति ने इन्हें सीढ़ियों की तरह अलग अलग स्तरों पर बनाया है। अच्छा। सबसे ऊंची सीढ़ी पर सामरी पाट है, फिर उससे नीचे की सीढ़ी पर जशपुर पाट है, जिसे नीच घाट भी कहते हैं। अच्छा, तो ये एक बहुत बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की तरह काम करता है। बिल्कुल। जहां हर फ्लोर का तापमान और हर फ्लोर का इस्तेमाल बिल्कुल अलग अलग है। एकदम सही। इस सीढ़ीनुमा बनावट की वजह से अलग अलग ऊंचाइयों पर अलग अलग माइक्रो क्लाइमेट्स बन जाते हैं। किसी फ्लोर पर सिर्फ टमाटर और चाय उगती है, और किसी दूसरे फ्लोर पर घने जंगल और ईब, मैनी, कन्हार जैसी नदियों का तंत्र हाथियों को सुरक्षित घर देता है। और दिलचस्प बात यह है कि इन्हीं नदियों की रेत में सोने के कण तक पाए जाते हैं। प्रकृति का आर्किटेक्चर इतना कमाल का है कि खदानें, खेती और वन्यजीव अपने अपने फ्लोर में बिना एक दूसरे को नुकसान पहुंचाए सुरक्षित रहते हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि जब प्रकृति अपना संतुलन खुद बनाती है तो वो सबसे जटिल समस्याओं को बहुत ही सरलता से सुलझा लेती है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? जब हमने ये चर्चा शुरू की थी तो यही कहा गया था कि भूगोल सिर्फ याद करने वाली लकीरें नहीं है। बिल्कुल। आज ये स्पष्ट हो गया कि कैसे एक ही राज्य के भीतर गोंडवाना की उन गर्म कोयला खदानों से लेकर मैनपाट की उन ठंडी तिब्बती बस्तियों तक का सफर तय किया जा सकता है। सही कहा कि भूगोल हमारे वर्तमान का मौन संचालक है। मौन संचालक, क्या बात है। कोई भी जब इन जानकारियों को समझता है तो उसे एहसास होता है कि आसपास की मिट्टी और पहाड़ हमारे रोजमर्रा के जीवन को कैसे नियंत्रित कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था हो या साहित्य, सब जमीन से तय होता है। अगर दक्कन ट्रैप का लावा नहीं बहता तो छत्तीसगढ़ का शिमला भी कभी नहीं बनता। और इसी निष्कर्ष के साथ इस विस्तृत चर्चा को यहीं समेटने का समय आ गया है। लेकिन जाने से पहले एक ऐसा विचार है जिस पर जरूर सोचना चाहिए। अगर आज से 2000 साल पहले बिना किसी आधुनिक तकनीक के इन बीहड़ जंगलों में दुनिया का सबसे पुराना कला केंद्र पनप सकता था, तो जरा सोचिए, इस दक्कन ट्रैप और गोंडवाना के कोयले की गहरी परतों में
इंसानी इतिहास के और कितने अनसुलझे रहस्य दबे होंगे जो अभी तक खोजे ही नहीं गए हैं। बिल्कुल। जब हम भूगोल को करीब से समझते हैं तो सिर्फ जमीन नहीं नाप रहे होते। असल में भविष्य को संवारने के साथ साथ अतीत की उन चाबियों को खोज रहे होते हैं जो हमारी सभ्यता का असली सच छिपाए हुए हैं। हमेशा नई जानकारियों की तलाश में रहिए।